नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्षिकी 2023 श्रृंखला के अंतर्गत विगत क्लास में आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में आर्थिक घटनाओं से संबंधित वन लाइनर पार्ट को आप कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 23 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी परामर्श रिपोर्ट में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर कितना अनुमानित की गई है? तो याद रखिएगा 6.8%। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर 6.8 अनुमानित की गई है, किस संस्था के द्वारा? तो आपका जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के द्वारा। और ये परामर्श रिपोर्ट कब आई? 23 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CEBR कहा जाता है, इन्होंने दिसंबर 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WELT कहा जाता है, 2023 रिपोर्ट जारी की। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में WELT में 5वें स्थान से बढ़कर 2037 तक वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर होगा? तो आपका जवाब होगा तीसरे स्थान पर होगा। अब देखिए, इसमें आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप WELT कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। और ये जो WELT रिपोर्ट है 2023 की, इसने बताया कि 2037 तक जो भारत की विश्व में रैंकिंग है वो कितनी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी। क्लियर है? और तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल यानी WELT को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका जवाब होगा सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च अर्थात CEBR के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 27 दिसंबर 2022 को एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB ने तमिलनाडु के किन 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए हस्ताक्षर किया है? यानी यहां पर क्या बात है? यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो एशियाई विकास बैंक है, इसने भारत सरकार के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब यह समझौता किस लिए किया गया? तमिलनाडु राज्य के 3 शहरों में जल निकासी, जल आपूर्ति और जलवायु लचीला सीवरेज को स्टैब्लिश करने के लिए यह समझौता हुआ। और यह तमिलनाडु के किन 3 शहरों के लिए है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के कोयंबटूर, मदुरै और थूथुकुडी के लिए यह समझौता हुआ है। तो यहां पर आपको 3 बातें मुख्य रूप से याद रखनी है। यह समझौता किसके लिए, किसके बीच हुआ? तो यह एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB और भारत सरकार के बीच हुआ। कितने का समझौता है? तो 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। उद्देश्य क्या है? तमिलनाडु के 3 शहरों में जल निकासी और अन्य जलवायु संबंधित व्यवस्थाओं के लिए। अब ये तमिलनाडु के 3 शहर कौन कौन से हैं? कोयंबटूर, मदुरै और थूथुकुडी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, RBI के पूर्व गवर्नर रंगराजन की दिसंबर 2022 में प्रकाशित पुस्तक का क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा फोकस इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। क्लियर है? यह पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह RBI के पूर्व गवर्नर रंगराजन साहब से संबंधित है। याद रखिएगा, पुस्तक से संबंधित एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक नौकरी सृजन किया गया? तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। यहां पर भी आपको 2 बातें याद रखनी है। ये जो सर्वाधिक राज्य और केंद्र शासित राज्य का नाम पूछा जा रहा है सर्वाधिक नौकरी सृजन के संदर्भ में, तो आपने बताया कि जम्मू कश्मीर है। किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत। और किस वित्तीय वर्ष में? 2022-23 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? तो आपका जवाब होगा असम सरकार ने। आप सभी को पता है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं और उन्होंने अपने यहां पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राजस्थान की वह योजना जिसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उस योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। यहां पर भी आपको 2 बातें याद रखनी है। एक प्रश्न तो प्रश्न में ही मिल रहा है, क्या कि जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान से। दूसरी बात
जो मूल प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान की वह कौन सी योजना है जिसे स्कॉच अवार्ड मिला है, तो आपका जवाब होगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने पहली बार किन देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करना प्रारंभ किया है, तो आपका जवाब होगा रूस और श्रीलंका के साथ। यानी आरबीआई ने पहली बार भारतीय रुपए में व्यापार करना प्रारंभ किया है रूस और श्रीलंका के साथ। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2024 में प्रस्तावित 13वें विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी दिसंबर 2022 में किस देश को प्रदान की गई, तो आपका जवाब होगा यूएई को। यहां पर भी आपको दो प्रश्न मिल रहे हैं, कौन कौन से। सबसे पहली बात कि 13वीं विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्री स्तरीय बैठक है वो कब होगी, तो 2024 में होगी। और इसकी मेजबानी किसको मिली है, तो इसकी मेजबानी यूएई को मिली है। क्लियर है। और ये जो विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक 2024 में होगी, ये किस क्रम की है, तो ये 13वीं बैठक है। क्लियर है। इन सभी पॉइंट से ही आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी पॉइंट को पॉइंट आउट करना आवश्यक है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किस नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया है इन्होंने, तो याद रखिएगा भारत का पहला जो ग्रीन स्टील बॉन्ड है वो उसका नाम क्या है, कल्याण फेरेस्टा। क्या नाम है, कल्याण फेरेस्टा। ये भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड है और इसको किसने जारी किया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कब जारी किया, दिसंबर 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किस देश की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है, तो आपका जवाब होगा अमेरिका ने। यानी अमेरिका की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उद्योगों में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले टीयर 1 के शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो याद रखिएगा उस शहर का नाम है बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु शहर जो है ये टीयर 1 के शहरों में उद्योगों में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाला शहर है। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका जवाब होगा 5वां स्थान है। यानी जो हुरून ग्लोबल 500 सूची है ये कब जारी की गई, दिसंबर 2022 में, और भारत की रैंकिंग 5वीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि स्व संचालन एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए एयरलाइन को जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस एयरलाइन के नाम को पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा, उस एयरलाइंस का नाम है स्पाइस जेट। यानी स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार किसको दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो आपका जवाब होगा जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आपका जवाब होगा सुष्मिता शुक्ला। क्लियर है। अब यहां पर भी देखिए आपको दो प्रश्न मिल रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या मिल रहा है कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है इसका पहला उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा सुष्मिता शुक्ला, और ये भारतीय मूल की है। और दूसरा प्रश्न आपको इसी प्रश्न में मिल रहा है कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है ये कहां पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा न्यूयॉर्क में स्थित है। क्लियर है। अगला देखिए, 8 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूलकिट लॉन्च किया, तो आपका जवाब होगा चेन्नई में। यहां पर देखिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात यह ध्यान में रखनी है कि भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूलकिट लॉन्च किया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा चेन्नई में। और किसके द्वारा, तो याद रखिएगा विश्व बैंक के सहयोग से। क्लियर है। देखिए आगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। याद रखिएगा विश्व बैंक ने चेन्नई शहरी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर चेन्नई में एक सत्र का आयोजन किया गया जिसमें भारत में लिंग उत्तरदायित्व, शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूलकिट लॉन्च किया गया। यानी विश्व बैंक ने किसके साथ कोलैबोरेट करके इस टूलकिट को लॉन्च किया, तो चेन्नई शहरी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। अब बात हो रही है कि जो प्रमुख जेंडर टूलकिट लॉन्च किया गया इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य है भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन को डिजाइन करने के तरीकों पर मार्गदर्शन करना, और यह डिजाइन महिलाओं की यात्रा आवश्यकताओं के लिए अधिक समावेशी होनी चाहिए। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई फास्ट इंडिया इसको लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ई फास्ट इंडिया को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया।
और ये जो ई फास्ट इंडिया है, ये देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म है। क्लियर? यानी भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म कौन सा है? ई फास्ट इंडिया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत किस जिले को अक्टूबर माह के लिए देश में शीर्ष स्थान प्राप्त दिया गया है? तो आपका जवाब होगा वायनाड, केरल को। यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है। सबसे पहली बात कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा संचालित होता है? तो नीति आयोग के द्वारा। दूसरी बात, किस महीने के लिए वायनाड, केरल को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, अक्टूबर माह के लिए। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो आपका जवाब होगा न्यूयॉर्क को। क्लियर है? यानी यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क को। और अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया गया, तब आपका जवाब होगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। एक प्रश्न आपने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ते समय पढ़ा था, वहां पर यह बताया गया था कि कौन सा शहर छात्रों के लिए सबसे अनुकूल है, तो आपने लंदन को पढ़ा था। आपने दुनिया के सबसे सस्ते शहर को भी पढ़ा है, उसका नाम यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगला देखिए, आरबीआई के द्वारा 8 दिसंबर 2022 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो याद रखिएगा, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ। यानी यहां पर भी दो बात आपको याद रखनी है कि जो आरबीआई ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ समझौता किया है, ये किसके तहत किया? तो ये सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किया है। क्लियर है? और किन दोनों लोगों के बीच में समझौता हुआ? मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण और आरबीआई के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सिप्री द्वारा दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में जारी दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में किन दो भारतीय रक्षा कंपनियों को स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हाल को और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्थात वेल को, इन दो रक्षा कंपनियां जो कि भारत से संबंधित हैं, इनको दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची में शामिल किया गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों में भारत की दो रक्षा कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उसमें शामिल हो गई। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, ये रिपोर्ट सिप्री के द्वारा जारी की गई है और दिसंबर के पहले सप्ताह में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड आईआईएफएल के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? आईआईएफएल के द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड जारी किया गया। और यदि इस इंडेक्स फंड का नाम पूछा जाए तो आपका जवाब होगा आईआईएफएल ईएलएसएस निफ्टी 50 टैक्स सेवर। ये नाम याद रखेंगे आप। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में सेबी की मंजूरी के बाद आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आपका जवाब होगा बंधन म्यूचुअल फंड। क्लियर है? यानी आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड रख दिया गया है। किसकी मंजूरी के बाद? तो याद रखिएगा, सेबी की मंजूरी के बाद। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किस बैंक को दिया गया? तो आपका जवाब होगा केनरा बैंक को। तो देखिए, यहां पर भी दो बातें आपको प्राप्त हुई। क्या क्या? कि भारत के सेगमेंट में बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार ग्लोबल बैंकिंग समिट में किस बैंक को मिला? तो केनरा बैंक को। और दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि जो ग्लोबल बैंकिंग समिट है, यह कहां पर आयोजित हुई? तो आपका जवाब होगा लंदन में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है, टाटा समूह की किस कंपनी ने नवंबर 2022 में रमेश चौहान की कंपनी बिसलरी पानी को खरीदने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने। यहां पर भी दो बात आपको पता चली। सबसे पहली बात की जो बिसलरी कंपनी है जो कि पानी के बोतल को प्रोवाइड कराती है, इस कंपनी को अब टाटा समूह की एक कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड खरीद रही है। और दूसरी बात, ये जो बिसलरी पानी की कंपनी थी, ये किसके द्वारा संचालित होती थी? तो याद रखिएगा, रमेश चौहान के द्वारा संचालित होती थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को देश के किन 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपए
की शुरुआत की है? तो आपका जवाब होगा मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। याद रखेंगे, इन 4 शहरों में जो खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत है, ये किसके द्वारा की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई। कब? 1 दिसंबर 2022 को। और ये 4 शहर कौन से हैं जहां पर खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत की गई? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2022 में चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो आपको याद होना चाहिए, तीसरे देश का नाम है यूएई। क्लियर है? यानी चीन और अमेरिका के बाद यूएई वो तीसरा देश है जो भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का वह केंद्रीय मंत्रालय जो शीघ्र ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रहा है, तो याद रखिएगा उस मंत्रालय का नाम है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। क्लियर है? यानी जो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो याद रखेंगे ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा और ये भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद होगा। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में कौन सा पेमेंट गेटवे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है रेजर पे। क्लियर है? यानी रेजर पे पेमेंट गेटवे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया। क्या नाम है? रेजर पे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में प्रदत्त व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा उस प्लेटफॉर्म का नाम है मंथन। यानी मंथन ने व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार को जीता है। और कब? नवंबर 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके कितने करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे 10,000 करोड़ रुपए। यानी भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किस वित्तीय वर्ष में? 2022-23 के दौरान। क्लियर है? अमाउंट याद रखेंगे 10,000 करोड़ रुपए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RIL कहा जाता है, किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को विकसित करने की घोषणा की है? तो आपका जवाब होगा उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। यानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु राज्य में विकसित करेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? तो याद रखिएगा उस बैंक का नाम है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। यहां पर देखिए आपको दो बात याद रखनी है। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि ये जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को पुरस्कार मिला है, ये किस लिए मिला है? तो याद रखिएगा अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया अटल पेंशन योजना में महत्वपूर्ण नामांकन के लिए, ये किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में जारी विश्व बैंक की नवीनतम अपडेट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट नेविगेटिंग द स्टॉर्म में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के लिए जीडीपी वृद्धि का जो अनुमान है वो 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आपका जवाब होगा 6.9%। अब यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो भारत की जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान था उसे 6.5 से बढ़ाकर 6.9% किसने कर दिया? तो याद रखिएगा विश्व बैंक के द्वारा। और किस रिपोर्ट में अपडेट किया इसको? तो इंडिया डेवलपमेंट अपडेट नेविगेटिंग द स्टॉर्म में इसको जारी किया गया। क्लियर है? और ये कब जारी किया गया? दिसंबर 2022 में। याद रखेंगे। अगला देखिए, वह अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसने दिसंबर 2022 में अगरतला म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो उसका नाम है एशियाई विकास बैंक, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने, यानी एडीबी ने। अब देखिए यहां पर भी दो बातें याद रखना है। क्या क्या? ये जो एशियाई विकास बैंक है यानी जो एडीबी है, इसने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया। क्या समझौते का नाम है? प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग, यानी PRF
पर समझौता हुआ। कितने का समझौता हुआ? तो 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। और ये 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो एडीबी और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ, किसके लिए हुआ? तो ये अगरतला म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। ठीक, तो इन 3 बातों को बस केवल आपको इस प्रश्न के अंतर्गत याद रखना है। अगला देखिए, नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो याद रखिएगा, केनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक को। अभी आपने आज ही की क्लास में पढ़ा था कि भारत ने रुपए में जो व्यापार करना प्रारंभ किया है वो रूस और श्रीलंका के साथ किया है। अब इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के साथ जो रुपए के साथ व्यापार करना है रुपए में, उसके लिए कौन सा विशेष खाता खोलने की अनुमति दी है? तो वोस्ट्रो खाता। और किन बैंकों को यह अनुमति दी है? तो केनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो वोस्ट्रो खाता है और ये जो रूस के साथ व्यापार करने के लिए केनरा और एचडीएफसी बैंक को हाल ही में खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गई, ये अब तक कुल 5 बैंकों को रुपए में व्यापार करने की नियामक मंजूरी मिल चुकी है। इसमें कौन कौन है? ये केनरा और एचडीएफसी के अलावा यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंड बैंक। क्लियर है? कौन कौन से बैंक हो गए हैं अब इसमें? केनरा और एचडीएफसी तो अभी आपने देख लिया, इसके साथ ही साथ यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंड बैंक। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत नई विंडो के तहत कितने और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो आपका जवाब होगा 95। यानी यहां पर आपको 2 बात याद रखनी है कि कितनी और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो 95। और किस योजना के तहत? तो याद रखिएगा, इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत। अगला देखिए, अक्टूबर 2022 में जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फर्म स्टेटिस्टा के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया है। इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया? तो 2.92 मिलियन लोगों को। अब यहां पर देखिए, 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो डेटा और सांख्यिकी फर्म स्टेटिस्टा है, ये कहां पर है? तो आपका जवाब होगा जर्मनी में है। दूसरी बात, इसने दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में किसको घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को। अब रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने कितने मिलियन लोगों को नियुक्त किया है? तो 2.91 मिलियन लोगों को। क्लियर है? आगे इसी के बारे में बताया जा रहा है कि स्टैटिक्स इंफोग्राफिक्स के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर अमेरिकी रक्षा विभाग है, जिसने 2.91 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है। क्लियर है? और भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2.92 मिलियन लोगों को और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने 2.91 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी डेबिट कार्ड बाजार में सर्वाधिक है। कितनी हिस्सेदारी है? 29% की। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यूएस स्थित पोर्टुलांस संस्थान के द्वारा नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 22 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? तो याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग है 61वीं। अब यहां पर भी आपको 2 बात याद रखना है कि ये जो भारत की रैंकिंग 61वीं है, ये किस में है? तो ये नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 22 में। अब प्रश्न उठता है कि ये जो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 22 है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये पोर्टुलांस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। और तीसरा प्रश्न बनेगा कि पोर्टुलांस संस्थान कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा यूएस में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसे केंद्र सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा सितंबर 2022 में दिया है। क्लियर है? किसके द्वारा दिया गया? केंद्र सरकार के द्वारा। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? REC लिमिटेड। ठीक है, यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नेस्कॉम और आर्थर डिजिटल की हाल ही में एक प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान दे सकेगा? तो याद रखिएगा, 2% का। क्लियर है? तो यानी यहां पर 2 बातें आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि भारत में जो 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी है, ये कब तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान देगा? तो 2030 तक। और ये किसकी रिपोर्ट में आया है? तो ये नेस्कॉम और आर्थर डिजिटल की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अगला देखिए, नाइट फ्रैंक की हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर
एशिया प्रशांत क्षेत्र में अर्थात एपीएसी में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों के रूप में उभरे हैं। तो याद रखिएगा उन 3 भारतीय शहरों का नाम है हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। यानी यहां पर भी आपको 2 बात याद रखनी है। सबसे पहली बात कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों के रूप में भारत के कितने शहर उभरे हैं? तो 3। कौन कौन से? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। और ये किस रिपोर्ट में आया है? तो ये नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में आया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया। किसे? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को। क्लियर है? यानी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 मिला। और यह किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने यह प्रदान किया। अगला है, भारत का वो पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत शुरू करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा उस राज्य का नाम है केरल। यानी केरल भारत का वो पहला राज्य होगा जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में ग्रीन सेल एक्सप्रेस ने किस वित्तीय संस्थान से 255 ई बसों के निर्माण हेतु $40 मिलियन के ऋण के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा यहां पर एशियन विकास बैंक के साथ यह समझौता हुआ है। अब देखिए यहां पर 2 बातें आपको याद रखनी है। ये जो 255 ई बसों के निर्माण के लिए $40 मिलियन के ऋण का समझौता हुआ, ये किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखिएगा ये ग्रीन सेल एक्सप्रेस और एशियन विकास बैंक के बीच में हुआ है। क्लियर है? कितने का समझौता है? $40 मिलियन का। कितनी बसों के लिए? 255 ई बसों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की वह कंपनी जिसे हाल ही में मंगोलिया में उसकी पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला है। तो याद रखिएगा उस भारतीय कंपनी का नाम है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MEIL के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये भारत की वो कंपनी है जिसको कहां पर उसकी पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला है? तो मंगोलिया में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में इराक को पिछाड़कर भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा रूस। क्लियर है? यानी यहां पर यह बात याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस। किसको पीछे कर दिया? इराक को। और यह रिपोर्ट कब की है? अक्टूबर 2022 की। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू हुआ? तो याद रखेंगे 29 दिसंबर 2022 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ। कब से? 29 दिसंबर 2022 से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सा निजी क्षेत्र कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बन गई है? तो याद रखेंगे निजी क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी है। किस रैंकिंग के अनुसार? वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022। और ये जो वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी की गई। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? तो याद रखिएगा टाटा मोटर्स ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है। किसने? टाटा मोटर्स ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे HDFC एग्रो। क्लियर है? यानी HDFC एग्रो ने पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, HDFC एग्रो ने। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1 नवंबर 2022 से लागू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अर्थात CBDC में हिस्सा लेने के लिए कितने बैंकों को चुना है? तो याद रखिएगा 9 बैंकों को चुना है। क्लियर है? अब इन 9 बैंकों को किसने चुना? RBI ने। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कब से लागू होगी? 1 नवंबर 2022 से। और इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में 9 बैंकों को चुना गया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के रंजनगांव में राज्य के पहले इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र राज्य में है। क्लियर है? यानी केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के रंजनगांव में राज्य के पहले यानी महाराष्ट्र राज्य के पहले
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है। क्लियर है? यानी महाराष्ट्र राज्य के पहले इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को रंजनगांव में स्टैब्लिश करने की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा हाल ही में विकसित पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 किस फसल की नई किस्म है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखेंगे ये चावल की नई किस्म है। क्लियर है? तो यानी चावल की दो नई किस्म कौन सी है? पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। और ये किसके द्वारा विकसित की गई? तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित की गई। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा अक्टूबर 2022 में भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र कहां खोला गया? तो याद रखेंगे बेंगलुरु कर्नाटक में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र खोला गया भारत में। किसके द्वारा? एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा। याद रखेंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार यह पूछ दिया जाता है कि हाल ही में भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया, किसके द्वारा? तो आपका जवाब होगा एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 20 अक्टूबर 2022 को फोन पे ने भारत में अपने पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत कहां पर की है? तो याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है? यानी भारत में अपने पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत मुंबई महाराष्ट्र में किसने की? तो याद रखेंगे फोन पे ने की है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का वह पड़ोसी देश जिसे 11 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी गई है, तो वो है बांग्लादेश। क्लियर है? तो यानी यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि हाल ही में बांग्लादेश को आईएमएफ के द्वारा कितने की ऋण मंजूरी दी गई है? तो 4.5 बिलियन डॉलर की। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश को हाल ही में 4.5 बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भारत को कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है? तो याद रखिएगा 2030 तक। अब यहां पर भी आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत कब तक बन सकता है? तो 2030 तक। किस रिपोर्ट के आधार पर? तो याद रखिएगा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के आधार पर। क्लियर है? अगला देखिए, नवंबर 2022 में किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अर्थात एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा मर्चेंट वन अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो एमएसएमई के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में डाबर इंडिया ने किस मसाले में 51% हिस्सेदारी खरीदी है? तो याद रखिएगा बादशाह मसाले में। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें कि बादशाह मसाले में डाबर इंडिया ने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी? 51% की। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डाबर इंडिया ने 51% की हिस्सेदारी किसमें खरीदी? तो बादशाह मसाले में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 22 अक्टूबर 2022 को कहां से मोबाइल की 5G सेवा को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद राजस्थान से। ठीक है? कहां से? श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद राजस्थान से रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 5G सेवा को प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? तो 22 अक्टूबर 2022 को। याद रखेंगे। और यह भी बात अब याद रखना आपको कि श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद कहां पर है? राजस्थान में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया, वहीं किस अन्य भारत के पड़ोसी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है? तो याद रखिएगा म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है और एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। क्लियर है? तो दोनों बातें याद रखेंगे। ये दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं, इसलिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन जाएगा कि किसको ग्रे लिस्ट से बाहर किया? पाकिस्तान को। और किसको ब्लैक लिस्ट में डाला? तो म्यांमार को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत वैश्विक उत्पादन में 41% के योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश बन गया? क्लियर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा बाजरा उत्पादक देश दुनिया का सबसे बड़ा कौन है? भारत। और वैश्विक स्तर पर बाजरा के उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान है भारत का? तो याद रखिएगा 41% का योगदान है। हर एक पॉइंट को जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, भले ही थोड़ी सी वीडियो 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बड़ी हो जाए, डजंट मैटर,
लेकिन एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रयास किया जाता है कि आपकी सफलता में वो कोई भी प्रयास चूके ना, जो बाद में फिर पछताने के लिए हो। इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि हर उस पॉइंट को पॉइंट आउट कर दिया जाए, जो कि आप हो सकता है कि अपने से पढ़ने में वो स्किप कर दें। यही इस श्रृंखला की उपयोगिता होगी कि आप हर उस पॉइंट को कंसीडर कर सकें। क्लियर है? आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में विश्व इस्पात संघ के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश बन गया है? अब देखिए, यहां पर दो बातें आपको बस ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि विश्व इस्पात संघ की रिपोर्ट के आधार पर विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका जवाब होगा भारत। और भारत ने यह दूसरा स्थान किसको पीछे छोड़ते हुए प्राप्त किया है? तो जापान को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर 2022 तक आयोजित 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये किसकी थीम थी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा, वो कहां लगा? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में। और ये किस क्रम का था? तो याद रखिएगा, ये 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था। और कब से कब तक लगा? तो 14 से 27 नवंबर 2022 के बीच। क्लियर है? और थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाने वाले दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी है? तो याद रखिए, उस कंपनी का नाम है अमेजॉन। यानी अमेजॉन ने हाल ही में $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाया है, और यह दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है जिसने $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाया है। अगला प्रश्न है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2022 में विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले दुनिया के 85 देशों की सूची में भारत को 37 स्कोर के साथ किस रैंकिंग पर रखा गया? तो याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग है 31वीं। अब देखिए, इसमें आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि जो भारत को 31वीं रैंकिंग मिली है, ये किस क्षेत्र में मिली है? तो याद रखिएगा, विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले सूची में भारत को 31वां स्थान मिला है। इसमें कितने टोटल विश्व के कितने देश शामिल थे? तो 85 देश इसमें शामिल थे। क्लियर है? और ये जो 31वीं रैंकिंग है भारत की विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले देशों में, और भारत का स्कोर कितना है? तो 37 स्कोर है। क्लियर है? और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, यूएस न्यूज एड वर्ल्ड के द्वारा जारी की गई। क्लियर है? और कब आई? नवंबर 2022 में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 2022-23 में कितने मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है? तो याद रखिएगा, निर्यात का मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजना। कितने? 60 लाख मीट्रिक टन। यानी 60 लाख मीट्रिक टन चीनी भारत से अन्य दूसरे देशों में भेजा जाएगा। इस बात की अनुमति केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दी है। कितना? 60 लाख मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड ने, यानी टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड ने रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, और यह भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट होगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो याद रखिएगा, रिलायंस जियो ने। क्लियर है? तो यहां पर क्या क्या बातें याद रखेंगे कि रिलायंस जियो ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड को जीता है। क्लियर है? ये कौन सा विश्व संचार पुरस्कार था? तो ये 24वां विश्व संचार पुरस्कार था जिसमें रिलायंस जियो ने क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सितंबर 2022 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा जारी शीर्ष 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में कौन सा एक भारतीय नाम शामिल है? तो याद रखिएगा, आकाश अंबानी का। क्लियर है? तो यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर कट याद रखनी है कि 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में कौन एकमात्र भारतीय है? वो कौन है? आकाश अंबानी। क्लियर है? और ये किसके द्वारा रिपोर्ट आई? तो ये टाइम मैगजीन के द्वारा रिपोर्ट आई है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि रिलायंस समूह, यहां पर बताया जा रहा है कि रिलायंस समूह के अध्यक्ष जो मुकेश अंबानी है, उनके पुत्र हैं आकाश अंबानी, जिनको जून 2022 में दूरसंचार कंपनी जियो का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है? और अब ये 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में एकमात्र भारतीय हो गए हैं जिनको इनको शामिल किया गया है, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई है? टाइम पत्रिका के द्वारा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हैदराबाद स्थित वह कंपनी
जिसे उलान बटोर के बाहरी इलाके में मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है। तो अभी आपने इसको पढ़ा भी था। ये मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, MEIL। और याद रखिएगा ये कहाँ की कंपनी है, तो ये नई इंफॉर्मेशन है, ये हैदराबाद स्थित कंपनी है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसको उलान बटोर के बाहरी इलाके में मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो याद रखेंगे कोची, केरल में। अब यहां पर एक बात और याद रखना है, ये जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 है, ये किस क्रम का है, तो ये 15वां है। और कहां पर आयोजित हुआ, तो कोची, केरल में। कब, नवंबर 2022 में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अर्थात IPPB हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किस नाम से भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया है, तो याद रखिएगा उस भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का नाम है निवेशक दीदी। और ये कहां पर शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में। और किसके द्वारा, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। क्लियर है, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निवेशक दीदी के नाम से भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर को आयोजित किया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में गुजरात के किस स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर अर्थात WTG की स्थापना की घोषणा की है, तो याद रखिएगा गुजरात के मुंद्रा में ये स्टैब्लिश किया जाएगा। यानी देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर अर्थात WTG की स्थापना कहां पे होगी, मुंद्रा में। मुंद्रा किस राज्य में है, गुजरात में। और ये स्थापना किसके द्वारा होगी, तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। क्लियर है, अगला देखिए। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 122 मीटर है से भी ऊंचा होगा। क्लियर है, यानी यहां पर क्या है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो 182 मीटर है। इससे भी ऊंची ये 120 मीटर ये लंबा पवन टरबाइन होगा जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से भी ऊंचा होगा। और कहां पर स्टैब्लिश होगा, मुंद्रा में, जो कि गुजरात राज्य में है। किस कंपनी के द्वारा, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्र में अपनी GDP का कितना नुकसान हुआ है, तो याद रखिएगा अपनी GDP का 5.4% नुकसान हुआ है। अर्थात ये लगभग $159 बिलियन का नुकसान है, यानी $159 बिलियन का नुकसान हुआ है। किसको, भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण। किस किस क्षेत्र में नुकसान हुआ, सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण के क्षेत्र में। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई है, तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार आई है। क्लियर है, अगला देखिए, हाल ही में कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स अर्थात ONDC नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता बन गई है, तो याद रखिएगा उसका नाम है शिप रॉकेट। यानी शिप रॉकेट कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स अर्थात ONDC नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता बन गई है। क्या नाम है, शिप रॉकेट। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा सितंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कितना निवेश आकर्षित किया है, 40,361 करोड़ रुपए। अब यहां पर 2-3 बातें याद रखनी है। ये कब की है, तो सितंबर 2022 में रिपोर्ट आई। और ये किस वर्ष के लिए, तो ये 2022 के पहले 7 महीनों के लिए ये रिपोर्ट है। और ये औद्योगिक निवेश पर आकर्षित राज्यों की सूची है जिसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है 40,361 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के साथ। और ये किसके द्वारा जारी की गई, तो ये उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा राज्य के बाद तीसरा राज्य कौन बन गया है, तो याद रखिएगा तीसरा राज्य है झारखंड। क्लियर है, यानी पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, बिहार, उड़ीसा और तीसरा राज्य कौन बन गया, झारखंड। सितंबर 2022 में
5 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन बन गया है? तो आपका जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का वो पहला सरकारी बैंक है जो 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार कर दिया। कब? सितंबर 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में मुनोथ इंडस्ट्रीज कहां पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। क्लियर है? यानी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मुनोथ इंडस्ट्रीज भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी। लगभग $20 बिलियन के नगद और स्टॉक सौदे में एडोब ने हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो याद रखिएगा, पिग्मा का अधिग्रहण किया है। क्लियर है? यानी $20 बिलियन के नगद और स्टॉक सौदे में एडोब ने पिग्मा सॉफ्टवेयर कंपनी को अधिग्रहित कर लिया है। क्लियर है? किसने अधिग्रहित किया पिग्मा को? एडोब ने। कितने में? $20 बिलियन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में जारी कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, आईटी सेवा प्रदाता फर्म है जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यानी आईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है। किस रिपोर्ट में? कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट 2022 में, और यह रिपोर्ट सितंबर 2022 में जारी की गई। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस सूची में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को $45.5 अरब की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया। वहीं एचडीएफसी बैंक को $32.7 अरब के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया। यानी पहले स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और दूसरे स्थान पर एचडीएफसी बैंक है। और टाटा कंसल्टेंसी की कितनी ब्रांड वैल्यू है? $45.5 अरब और एचडीएफसी बैंक की $32.7 अरब है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य में भारत की पहली वन विश्वविद्यालय को स्टैब्लिश किया जाएगा। कहां पर? तेलंगाना में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान अर्थात WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने। क्लियर है? यानी नीति आयोग ने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस प्लांट के निर्माण के लिए पहली बार निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है? तो याद रखिएगा, हाई स्पीड व्हील प्लांट के लिए। क्लियर है? यानी हाई स्पीड व्हील प्लांट के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे ने प्लांट के निर्माण के लिए पहली बार निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस प्रकार के चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है? तो याद रखिएगा, टुकड़ा चावल के निर्यात पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एपिलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, MN भंडारी को। यानी MN भंडारी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एपिलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात NIFT गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, उसका नाम है अहेली खादी। क्लियर है? तो यहां पर भी दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो अहेली खादी फैशन शो है ये कहां पर आयोजित हुआ? तो ये गांधीनगर में। ठीक, और किसके द्वारा? तो खादी इंडिया के द्वारा। और गांधीनगर में कहां पर? तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में। यानी अहेली गांधी फैशन शो गांधीनगर के फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित हुआ खादी इंडिया के द्वारा। और कब? तो 11 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस निजी क्षेत्र की बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो याद रखिएगा, HDFC बैंक ने, जो कि भारत के निजी क्षेत्र की बैंक है, इसने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत और अमेरिका संबंध को बढ़ाने में योगदान देने के लिए 7 सितंबर 2022 को US IBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है गौतम अडानी। यानी यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि ये जो US IBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है ये किसको दिया गया? तो ये गौतम अडानी को दिया गया। और गौतम अडानी को US
आईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 7 सितंबर 2022 को किस लिए दिया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच संबंध को बढ़ाने के लिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया, उसका नाम क्या है? स्टार्टअप सेतु। यानी स्टार्टअप सेतु है जो कि भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया। क्लियर है? किसने पेश किया? पीयूष गोयल साहब ने। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। उस स्टार्टअप का नाम क्या है? स्टार्टअप सेतु। क्लियर है? अगला देखिए, और किस लिए? तो उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे, नाम है ESAF, यानी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक लिमिटेड, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है। अब देखिए, इस प्रश्न को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रधनुष खाता किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होगा ट्रांसजेंडर समुदाय से। और यह भी पूछा जा सकता है, जो इस प्रश्न में पूछा गया, कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता किस बैंक ने लॉन्च किया? तो आपका जवाब होगा ESAF, स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी में 79.4% हिस्सेदारी 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी है? तो याद रखिएगा, सेंस हॉक इंक में। किसमें खरीदी है? सेंस हॉक इंक में खरीदी है। अब यहां पर दो तीन बातें आपको ध्यान में रखना है कि किस कंपनी ने अमेरिकी कंपनी सेंस हॉक इंक में हिस्सेदारी खरीदी है? तो आपका जवाब होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 79.4% की हिस्सेदारी कितने में खरीदी? तो 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी है। क्लियर है? तो एक लाइन में अगर इसको समराइज कर दें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिकी कंपनी सेंस हॉक इंक में 79.4% की हिस्सेदारी 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में परचेज की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया है? तो आपका जवाब होगा फ्यूल फ्लिप एनर्जी के द्वारा। क्लियर है? यानी फ्यूल फ्लिप एनर्जी एक कंपनी है जिसने भारत के पहले एयर गैस मिक्सर को विकसित किया है। क्लियर है? क्या नाम है कंपनी का? फ्यूल फ्लिप एनर्जी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है? तो आपका जवाब होगा 711 करोड़ रुपए का। अब यहां पर देखिए, दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना है, इसके लिए किन दो लोगों के बीच समझौता हुआ? तो आंध्र सरकार और जर्मन विकास बैंक KfW के बीच। क्लियर है? कितने का समझौता हुआ? तो 711 करोड़ का। अब एक लाइन में इसको समराइज कर दें, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए 711 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि एपियरी ऑन व्हील, यानी पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह, एपियरी ऑन व्हील नामक पहल हाल ही में किस वैधानिक निकाय के द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, उसका नाम है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एपियरी ऑन व्हील्स नामक पहल को प्रारंभ किया है। और ये एपियरी ऑन व्हील्स क्या है? पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि संगठन का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा, 11वें क्रम की। ठीक है? और ये कब? 2021-22। ठीक है? यानी याद रखेंगे कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11वीं कृषि संगठन का शुभारंभ किया। कब किया? 28 जुलाई 2022 को। और किसके लिए? 2021-22 में। ठीक है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, जिम्बाब्वे ने। यानी जिम्बाब्वे ने मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है। किसने? जिम्बाब्वे ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, सिंगापुर से। क्लियर है? यानी अगस्त 2022 में एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को सिंगापुर से सबसे ज्यादा FDI प्राप्त हुआ है। FDI का मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
कहां से? सिंगापुर से। अगला देखिए, जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसी एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया। तो याद रखेंगे, एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल। किस रिपोर्ट में यह बात सामने आई? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में, जिसे जुलाई 2022 में जारी किया गया। क्या नाम है एशिया की सबसे अमीर महिला का? सावित्री जिंदल। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, जीवन बीमा निगम को पहली बार शामिल किया गया फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में। क्लियर है? और ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची कब जारी की गई? तो अगस्त 2022 में। जीवन बीमा निगम का मतलब LIC की बात हो रही है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ये लक्ष्य 2030 तक का है। क्या है? भारत सरकार ने यह डिसाइड किया है कि 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष अर्थात एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आपका जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। जरा इसको और समझिए, एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट किसके अनुसार आई? तो वो कृषि अवसंरचना कोष अर्थात एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में आई, और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अगस्त 2022 में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो आपका जवाब होगा गुजरात और कर्नाटक। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो स्टार्टअप रैंकिंग 2021 है, ये कौन सा संस्करण है? तीसरा। और ये तीसरे स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? गुजरात और कर्नाटक। और ये रिपोर्ट कब आई? तो 4 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आपका जवाब होगा झारखंड। यानी झारखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित किया है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, एक्वा बाजार। क्या है? मैटर यह है कि एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम क्या है? मत्स्य सेतु। और इस मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में एक्वा बाजार से के नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया गया है। और यह शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा। और ये पुरुषोत्तम रुपाला कौन है? मत्स्य पालन मंत्री है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप है, उसमें एक फीचर आया है, किस नाम से? एक्वा बाजार। और ये कैसा फीचर है? ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए? तो याद रखिएगा, 8 शिल्प गांव चुने गए। क्लियर है? यानी आपको क्या याद रखना है कि शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के लिए 8 शिल्प गांव चुने गए। अब ये 8 शिल्प गांव कहां कहां पर हैं? तो देखिए, जो गांव उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित होंगे, हालांकि बिहार से संबंधित इसमें नहीं है, उत्तर प्रदेश से संबंधित तो आपको निश्चित तौर पर याद रखना होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो यहां पर देखिए, नैनी उत्तर प्रदेश में, आमेर राजस्थान में है, वदाज गुजरात में, ताजगंज उत्तर प्रदेश में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, अनेगुड़ी कर्नाटक में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में और रघुराजपुर उड़ीसा में है। क्लियर है? यानी 8 शिल्प गांव कहां कहां पे हैं? नैनी उत्तर प्रदेश, आमेर राजस्थान, वदाज गुजरात, ताजगंज उत्तर प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश, अनेगुडी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु और रघुराजपुर उड़ीसा में है। क्लियर है? तो इतनी 8 शिल्प गांव को आप याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? 2 है, नैनी उत्तर प्रदेश और ताजगंज उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च अर्थात CEBR ने पिछले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो उसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। यानी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत
और उसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। ये किस रिपोर्ट में आई? तो ये रिपोर्ट है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार। क्लियर है? अगला देखिए, और ये कहां का है? तो ये ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड अर्थात सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन की। ये अनंत नारायण गोपाल कृष्णन साहब सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला एफएमसीजी ब्रांड अर्थात फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है? तो आपका जवाब होगा पार्ले। क्लियर है? तो यहां पर आपको दो बात याद रखनी है। क्या क्या? कि भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन है? पार्ले जी। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार। किसने जारी किया? कांतार इंडिया के द्वारा जारी किया गया अगस्त 2022 में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अर्थात PMAYU के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा, ये 31 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। ये आप सभी को पता है कि 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत। इसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। यह प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो याद रखिएगा 31 दिसंबर 2024 तक। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा 7वें स्थान पर है। यानी जो भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? 7वें। और कितने देशों में? तो 20 देशों में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका जवाब होगा झारखंड। अभी झारखंड के संदर्भ में आपने पढ़ा था कि ब्लॉकचेन के माध्यम से जो उर्वरक डिस्ट्रीब्यूशन है उस मामले में भी झारखंड का नाम आया था। तो यहां पर आप खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने के मामले में झारखंड को याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपका जवाब होगा मलेशिया के साथ। अभी आपने हाल के संदर्भ में यह भी पढ़ा था कि जो विश्व के 100 रक्षा क्षेत्र में शीर्ष कंपनियां हैं उसमें हाल को भी शामिल किया गया है। उस फैक्ट को भी याद रखेंगे और यह भी आप याद रखेंगे कि भारत सरकार की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल कंपनी है, इसने मलेशिया में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि HDFC बैंक ने हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो याद रखिएगा कोझिकोड में। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कोझिकोड केरल में अपनी पहली महिला शाखा खोलने वाले बैंक का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा HDFC बैंक। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? तो आपका जवाब होगा विजिल आंटी। क्या नाम है? विजिल आंटी। यानी जो विजिल आंटी अभियान है यह किस लिए शुरू किया गया? तो बैंकिंग की आदतों में, सुरक्षित बैंकिंग की आदतों में बढ़ावा देने के उद्देश्य से। किस बैंक के द्वारा? तो HDFC बैंक के द्वारा, विजिल आंटी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने के लिए घोषणा की है? तो याद रखिएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने के लिए भारत सरकार ने घोषणा की है। किसमें? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और उसे मजबूत करना। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि 21 अगस्त 2022 को कहां पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे ग्वालियर में। यहां पर भी दो बात आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि जो राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 है इसका आयोजन तो ग्वालियर में हुआ। और ये किस क्रम का आयोजन था? तो ये 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन हुआ है ग्वालियर में। और कब हुआ? 21 अगस्त 2022 को।
अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, तो उसका नाम है फेडरल बैंक। क्लियर है? यानी आपको एक लाइन में इसको क्या याद रखना है कि केरल स्थित फेडरल बैंक आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। क्या नाम है? फेडरल बैंक। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष अर्थात एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को चुना है? तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न रिपीटेड है, आज ही इसको आपने पहले पढ़ा है। अगला देखिए, जुलाई 2022 में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अर्थात VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम अर्थात ERSS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे कि जुलाई 2022 में हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अर्थात VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम अर्थात ERSS से जोड़ा है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अर्थात IOC ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है? तो याद रखिएगा 2046 तक। क्लियर है? यानी 2046 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और इसके लिए वो निवेश कितना करेगा? तो 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। लक्ष्य कब तक का है? 2046। याद रखेंगे, अमाउंट भी याद रखेंगे, कितने का निवेश? 2 लाख करोड़ रुपए का। किसके द्वारा? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। और कब तक? 2046 तक। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के द्वारा अगस्त 2022 में आधारभूत अवसंरचना थीम पर जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान मिला है किसको? तो याद रखिएगा हरिद्वार जो कि उत्तराखंड राज्य में है, इसे पहला स्थान मिला है 112 आकांक्षी जिलों में। और किस उस पर मिला है? तो याद रखिएगा आधारभूत अवसंरचना थीम पर। किसके द्वारा दिया गया? नीति आयोग के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की किन बैंकों को विदेशों में सैन्य उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता करने की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय ने ICICI, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक को विदेश में सैन्य उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता करने की मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने। किसको? इसको ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा गीता गोपीनाथ। क्लियर? यानी गीता गोपीनाथ जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में मारुति सुजुकी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो याद रखिएगा मानेसर, हरियाणा में। अब देखिए, ये दो बात यहां पूछी जा सकती है कि जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया वो कहां लगाया गया? तो मानेसर, हरियाणा में। कितनी क्षमता का है? तो 20 मेगावाट का है। दूसरी बात, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में मानेसर, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट किसने लगाया? तो याद रखिएगा मारुति सुजुकी ने। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? तो आपका जवाब होगा अमेरिका। क्लियर है? यानी 2021-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया। याद रखेंगे। अगला देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा इंदौर। यानी इंदौर जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम में शीर्ष पर रहा। और ये किसके द्वारा जारी? तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया। अगला देखिए, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा जन समर्थन पोर्टल। यानी जन समर्थन पोर्टल एक राष्ट्रीय पोर्टल है जिसे जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए लॉन्च किया है। क्लियर है? क्या नाम है? जन समर्थन पोर्टल। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 7 जून 2022 को
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI के द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो याद रखेंगे तमिलनाडु। यानी यहां पर दो बातें याद रखनी है कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 है, इसमें बड़े राज्यों में नंबर 1 पर कौन है? तमिलनाडु। और ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 है, ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा जारी किया गया 7 जून 2022 को। अगला प्रश्न देखिए और याद रखिएगा, सूचकांक में यदि हम छोटे राज्यों में शीर्ष पर देखें तो छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है, बड़े राज्यों में अभी आपने जाना तमिलनाडु शीर्ष पर था। यदि हम केंद्र शासित राज्य की बात कर लें तो केंद्र शासित राज्य में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। यानी बड़े राज्य में तमिलनाडु, छोटे राज्य में गोवा और यूनियन टेरिटरी यानी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के मामले में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह राज्य जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग अर्थात MSME विभाग के द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उसका नाम है उड़ीसा। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? उड़ीसा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश के पहले कृषि भूमि मूल्यांकन सूचकांक को प्रस्तुत किया है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। यानी IIMA के द्वारा देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया गया। याद रखेंगे, प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो आपका जवाब क्या होगा? 2026 तक। क्लियर है? अभी आपने देखा था कि सभी के लिए आवास योजना जो है वो 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ाई गई। वो कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अर्थात PMAYU योजना जो थी उसे 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2026 तक बढ़ाया गया। यहां से निश्चित तौर पर प्रश्न बनते हैं, आप इनको याद रखेंगे। अगला है, वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के एशिया प्रशांत विभाग का निदेशक चुना गया है, तो उनका नाम है कृष्णा सी श्रीनिवासन। क्या नाम है? कृष्णा श्रीनिवासन। यानी कृष्णा श्रीनिवासन साहब को जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, कृष्णा श्रीनिवासन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको आप मनरेगा के नाम से जानते हैं, इसके लिए लोकपाल नियुक्त किया है, तो उनका नाम है NJ ओझा। क्लियर है? यानी केंद्र सरकार ने जून 2022 में NJ ओझा साहब को मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया। क्या नाम है? NJ ओझा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आपका जवाब होगा पणजी, गोवा में। यानी राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय कहां पर है? कहां पर समर्पित किया गया? पणजी, गोवा राज्य में। किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, आत्मनिर्भर MSMEs को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। यानी यहां पर आपको दो बात याद रखनी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस है वो कब मनाया गया? तो 27 जून 2022 को। और थीम क्या थी? आत्मनिर्भर MSMEs को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में प्रथम स्थान पर रहा? तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यानी यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 है, इसमें आंध्र प्रदेश जो है टॉप अचीवर्स राज्य में पहले स्थान पर था। दूसरी बात, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 है, किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग के द्वारा जारी किया गया, जो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। और रिपोर्ट कब आई? 30 जून 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने। यानी नीति आयोग ने जून 2022 में इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में
किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी ने जून 2022 में जैव विविधता नीति 2022 जारी की। यानी जैव विविधता नीति 2022 किसने जारी की? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के द्वारा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 जून 2022 को किस संस्था के द्वारा लेह में माय पैड माय राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? क्लियर है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई थी। यानी यहां पर आपको क्या याद रखना है कि ये योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2022 को। कहां पर शुरू की गई? तो लेह में। उस योजना का नाम क्या है? माय पैड माय राइट्स कार्यक्रम। और किसके द्वारा शुरू की गई है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये शुरू की गई थी नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड का मतलब क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्लियर है? अगला देखिए, और कहां शुरू हुई? लेह में। अगला है, मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया है? तो याद रखिएगा, डॉलर को 43.38% और युआन को 12.28%, यानी 12.28%। ठीक है? और ये किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार मुद्रा बास्केट में इन मुद्रा भारांकों को बढ़ाया है। क्लियर है? और कब? तो मई 2022 में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किन बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट को लॉन्च किया। याद रखेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? तो आपका जवाब क्या होगा? भारत। भारत ने जो विदेशी धन प्रेषण है वो कितना किया? $89 बिलियन। क्लियर है? और $89 बिलियन विदेशी धन प्रेषण के मामले में भारत विश्व में शीर्ष पर है। और ये रिपोर्ट किसकी है? ये विश्व बैंक के द्वारा मई 2022 में जारी की गई। तो यहां अमाउंट भी याद रखेंगे आप। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार देश कौन सा बन गया है? तो वो है भारत। क्लियर है? और ये रिपोर्ट किसकी है? तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी की रिपोर्ट है। क्लियर है? और इसमें बताया गया कि मई 2022 में भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया में चौथे स्थान पर वो पहुंच गया है सबसे बड़े बाजार वाहन के रूप में। क्लियर है? अगला देखिए, मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो आपका जवाब होगा ओपन को। यदि हम एक लाइन में इसको समराइज करें तो बेंगलुरु स्थित ओपन नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किस नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो आपका जवाब होगा वर्णिका। क्लियर है? यानी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मैसूर में वर्णिका नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। क्या नाम है? वर्णिका। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए हाल ही में कहां पर सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में। क्लियर है? यानी सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु राज्य में बनाया जाएगा। और उद्देश्य क्या है? मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए। और यह निर्णय किसने लिया? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तमिलनाडु में बनेगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। अब यहां पर दो बातें याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अर्थात PMKSY, इसको कब तक के लिए विस्तारित किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा मार्च 2026 तक के लिए। और कितने रुपए का आवंटन किया गया? तो 46,000 करोड़ रुपए का। क्लियर है? तो अब तक किन किन योजनाओं को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो मैं उसको जरा एक जगह समराइज कर देता हूं आपके लिए। तो याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2024 तक के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को बढ़ाया गया। इसके बाद आपने पढ़ा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ाया गया। और यहां पर आपने पढ़ा कि मार्च 2026 तक के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को बढ़ाया गया। क्लियर है? ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चर्चा बार बार आ रही है। आप लोगों ने कमेंट में ये प्रश्न पूछा है कि क्या इस बुक को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, यानी वन लाइनर के बाद क्या डिटेल वीडियो भी आएगी जो
उसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और घटनाक्रम की है, ये डिपेंड करता है आपकी डिमांड पर। यदि आप लोगों की ये इच्छा होगी कि इस बुक को पूरा कंप्लीट किया जाए तो निश्चित तौर पर इसको कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर है? और वन लाइनर पार्ट तो बिल्कुल क्लियर किया ही जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो उसका नाम है नेक्सो। याद रखेंगे, दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किसने लॉन्च किया है? नेक्सो ने। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो उसका नाम है अडानी विल्मर लिमिटेड। यानी क्या क्या है यहां पर याद रखना है कि मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। कौन? अडानी विल्मर लिमिटेड। और इस प्रकार उसने किसको पीछे छोड़ा? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पुरस्कार के क्षेत्र से है। याद रखिएगा, अगली क्लास में आपको पुरस्कार और खेल से संबंधित जो वन लाइनर पार्ट है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। इस प्रकार आर्थिक घटनाओं से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट करा दिए गए। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।